नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। पुराना घर छोड़कर नए घर में गृह प्रवेश, ऐसे शुभ मौके पर कोई क्लेश नहीं करता। हिंदुस्तान में भी पुरानी संसद के बगल में नई संसद बनाई जा रही है। उद्घाटन का शुभ मुहूर्त करीब आ रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की विरोधी 21 पार्टियां मुंह फुलाकर बैठ गई हैं। मोदी सरकार ने शुरुआत में इन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जिन नेताओं को मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना है वो नई संसद के उद्घाटन समारोह में नहीं आएंगे। अब सरकार ने भी ठान लिया है, अगर बहिष्कार का फैसला शक्ति प्रदर्शन है तो मोदी सरकार भी अपनी ताकत दिखाएगी। 21 पार्टियां मोदी विरोध करेंगी तो 25 पार्टियां समारोह में शामिल होंगी। लेकिन भारत के 140 करोड़ लोग यह सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी शुभ घड़ी में इतनी सियासत की जरूरत क्या है। चुनाव तो अभी 270 दिन दूर है। 28 मई छोड़ देते, 29 मई से सियासत शुरू कर लेते। दरअसल आपको इस बहिष्कार की असली वजह आज हम बताते हैं। बॉयकॉट के पीछे सियासत से ज्यादा नफरत का एंगल बताया जा रहा है। इतनी नफरत क्यों? किससे है नफरत? और इस नफरत की असल वजह क्या है? सब जानिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री के आधे घंटे मोदी हेट क्लब के 72 घंटों पर कैसे भारी पड़े। मोदी के 21 दुश्मन नई संसद पर जो एजेंडा चला रहे थे, प्रधानमंत्री ने सिर्फ 30 मिनट में वो एजेंडा कैसे पंक्चर कर दिया। विदेश से लौटते ही मोदी ने ऐसा क्या कहा कि विपक्ष बगलें झांकने लगा। मोदी ने किस ऑपोजिशन का जिक्र किया, भारत के विपक्ष को इशारों इशारों में क्या समझा डाला। मोदी बैकफुट पर नहीं खेलते, फ्रंट फुट पर अटैकिंग इनिंग खेलते हैं। देश के भीतर नई संसद पर मचे घमासान के बीच गुरुवार को मोदी ने पहला प्रहार किया, जिसका ट्रेलर राहुल ने भी देखा, ममता ने भी देखा, केजरीवाल ने भी देखा। चुनौतियों को चुनौती देना मेरे स्वभाव में है, स्वभाव में है, स्वभाव में है। मोदी ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है उन्हें हेट क्लब का सारा चैलेंज एक्सेप्ट है। तो क्या विरोधियों ने अब अपनी स्ट्रेटजी शिफ्ट कर दी है? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि अब नई संसद के बहाने मोदी पर हमले की एक नई कहानी बुनी गई है। मोदी हेट क्लब ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अब एक नया पोस्टर जारी किया है। हर टाइमलाइन पर उसी विवादित कार्टून को फैलाया गया है। इस इकोसिस्टम को नई संसद से नहीं, मोदी से ही दिक्कत है। इसीलिए 24x7 इतनी मशक्कत है। अब कांग्रेस ने एक नई लिस्ट जारी की है, नया पोस्टर वायरल कराया है। शब्दों पर गौर कीजिए। झूठ, फरेब, जुमले, धूर्तता, नफरत, कायरता, बदहाली, बेईमानी, प्रोपेगेंडा, लालच, आत्ममुग्धता वाला नैरेटिव बनाया गया है। मोदी की नई संसद वाली तस्वीर को एक अकेला वाले कैप्शन के साथ जगह जगह सर्कुलेट किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष की टाइमलाइन पर मोदी, केजरीवाल की टाइमलाइन पर मोदी। मोदी हेट क्लब में ऐसी 21 पार्टियां हैं जो 72 घंटे से या तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति या फिर मोदी मोदी चिल्ला रही हैं। और यह भी तय मानिए कि मोदी हेट क्लब के ये सारे मेंबर्स 2024 तक यही टेप बजाएंगे। मोदी इस इकोसिस्टम की रग रग से वाकिफ है। मोदी को सब पता है कि इस इकोसिस्टम का डबल स्टैंडर्ड क्या है। इसीलिए विदेश से लौटते ही मोदी ने बिना नाम लिए पहला हमला इसी हेट क्लब की गुलाम मानसिकता पर किया। भारत की महान परंपरा के प्रति दोस्तों मैं सच कहता हूं, आप भी हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की महान परंपराओं के संबंध में बोलते समय कभी भी गुलामी वाली दिनों की मानसिकता में डूब मत जाना। दोस्तों, हिम्मत के साथ बात कीजिए दुनिया से। दुनिया सुनने के लिए आतुर है, जिज्ञासा है विश्व को।
मोदी विरोधी मोर्चा कहता है कि प्रधानमंत्री नई संसद का उद्घाटन नहीं, अपना खुद का प्रमोशन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश तो एक स्टेप आगे जाकर अकबर द ग्रेट के आगे मोदी द इनॉग्रेट वाला एजेंडा फिट कर देते हैं। लेकिन विदेश से भारत लौटने के बाद मोदी क्या करते हैं? मोदी अपने 21 दुश्मनों के प्रोपेगेंडा का जिक्र किए बिना ही उसे पंक्चर कर देते हैं। विदेश में मोदी को सम्मान मिलता है, मगर प्रधानमंत्री उसे देश से जोड़ देते हैं, और वो यूं ही नहीं करते। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। साथियों, ये यश मोदी का नहीं है। हम कतई ऐसी गलती मत करें। ये यश हिंदुस्तान के पुरुषार्थ का है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे का है। दोस्तों, जो सम्मान मुझे दुनिया में मिला है वो मोदी का नहीं है, न ही मोदी का उस पर हक है। ये सम्मान 100%, 100% 140 करोड़ देशवासियों का है, उनका अधिकार है, और मैं ये सम्मान उन्हीं को समर्पित करता हूं। मोदी हेट क्लब के मेंबर्स आदिवासी राष्ट्रपति वाले बोल लिख लिख कर एजेंडा चलाने में बिजी हैं। मोदी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया, मोदी ने लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया, ये लिखने में ही बिजी हैं। उधर मोदी सीधे पब्लिक के बीच पहुंचकर 50 से ज्यादा बार देश और देशवासी की बात करते हैं। विदेश में जाकर देश के आदिवासियों का गौरवगान करते हैं और ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल देकर भारत के विपक्ष को समझाते हैं कि किसी भी देश के विपक्ष को कैसा व्यवहार करना चाहिए। लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या होता है। साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी, और मैंने अब तक जितना भी कुछ देखा पढ़ा, मुझे इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया मेरा, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। मोदी ने एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया का दिया, लेकिन इशारा देश की नई संसद के उद्घाटन को लेकर बवाल मचा रहे विपक्ष की ओर ही किया। यह वही नई संसद है जिसे 28 मई को मोदी इनॉग्रेट करेंगे, और मोदी हेट क्लब के 21 मेंबर्स इस सेरेमनी से नदारद रहेंगे। ये पुराना संसद भवन और ये नया संसद भवन, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो कोशिशें की गई सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो अब रंग ला रही है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस बॉयकॉट न्यू पार्लियामेंट वाली मुहिम को लीड क्यों कर रही है। पहली लाइन में राष्ट्रपति वाला नैरेटिव फिट करके डायरेक्ट मोदी को टारगेट क्यों कर रही है? जवाब कुछ फैक्ट्स में है, और इसका सीधा कनेक्शन गांधी फैमिली से है। साल 1927 में मौजूदा संसद भवन का इनॉग्रेशन हुआ। तब मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के दूसरे नेता वहां मौजूद थे, और इनॉग्रेशन करने वाले शख्स का नाम था लॉर्ड इरविन, जो उस वक्त ब्रिटिश राज का तत्कालीन वायसराय था। कांग्रेस चाहती तो उस वक्त कह सकती थी कि वो अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ इनॉग्रेशन में नहीं जाएगी। कांग्रेस जो आज राष्ट्रपति का नाम लेकर मोदी को टारगेट कर रही है, वो उस वक्त ये भी कह सकती थी कि वायसराय क्यों संसद भवन का इनॉग्रेशन कर रहा है, ब्रिटिश किंग क्यों नहीं। लेकिन तब कांग्रेस ने कोई शोर शराबा नहीं मचाया। आज मोदी के खिलाफ माहौल जरूर बना रही है। हिपोक्रेसी और एरोगेंस चिल्ला रही है।
तो क्या कांग्रेस अब यह कहना चाहती है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए देश के प्रधानमंत्री अंग्रेजों से भी निम्न स्तर के हैं? संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस की असली समस्या यह नहीं है। दिक्कत यह है कि कांग्रेस का इकोसिस्टम मोदी से नफरत करता है। दिक्कत सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की भी है। कांग्रेस को लगता है कि भारत गांधी परिवार की प्रॉपर्टी है। कोई और नेता नई संसद को इनॉग्रेट कैसे कर सकता है? मोदी उद्घाटन कैसे कर सकते हैं? उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन के इनॉग्रेशन वाली पट्टी पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम तो हो सकता है, लेकिन इसी पैमाने पर नए संसद भवन में मोदी का नाम नहीं हो सकता। यही कांग्रेस की सोच है। अभी मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले। कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार और बहाना बना रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन। आपके देश की जनता ने दो बार 2/3 बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया। ये देश की जनता का जनादेश। देश की जनता कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर नहीं है। ये लोकतंत्र है। लोगों ने मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है, मगर एक कांग्रेस पार्टी और उनका राज परिवार प्रधानमंत्री जी को स्वीकारने के लिए 9 साल तक तैयार नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी को संसद में बोलने नहीं देते। वो जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं ये बहिष्कार करने जाते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता। पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी के साथ। मोदी से नफरत करने वाले हेट स्पीच क्लब के माइंडसेट को कुछ और उदाहरण से समझिए। 2017 में जब जीएसटी लाने के लिए संसद का मिडनाइट सेशन हुआ, कांग्रेस ने तब भी उसका बहिष्कार किया। उस वक्त तो सदन में राष्ट्रपति भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। कांग्रेस पार्टी जिस इनॉग्रेशन को मुद्दा बनाकर सियासी रोटियां सेकना चाह रही है, वो खुद अपना सच क्यों छिपाती है? कांग्रेस पार्टी नई संसद के उद्घाटन में संवैधानिक पद वाला कार्ड खेलकर अपना पॉलिटिकल मोटिव साध रही है। सवाल तो उठेंगे कि फिर सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का फाउंडेशन स्टोन कैसे रखा? कांग्रेस के लॉजिक के मुताबिक राज्यों में राष्ट्रपति के बराबर का दर्जा पाने वाले छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को यह काम करना चाहिए था। राज्यपाल तो छोड़िए, चुने हुए मुख्यमंत्री को भी इसका सौभाग्य नहीं मिला। पट्टी पर सोनिया और राहुल का ही नाम दिखा। कांग्रेस का वर्क कल्चर देखकर तो यही लगता है कि चाहे जो हो जाए, गांधी परिवार का नाम हर जगह आना ही चाहिए, उनका चेहरा दिखना ही चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। असम में श्री तरुण गोगोई ने किया, उस वक्त भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। मणिपुर विधानसभा का लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, राज्यपाल नहीं थे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने किया और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री ने किया। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जब आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार करती है।
पट्टी पर सबसे पहले एक परिवार का नाम लिखाने की कांग्रेस की पुरानी हिस्ट्री है। 1987 में संसदीय ज्ञानपीठ का शिलान्यास हुआ, राजीव गांधी का नाम छप गया। 2010 में रोहतांग सुरंग का फाउंडेशन स्टोन रखा गया तो वहां भी नाम संवैधानिक पद पर बैठे मनमोहन सिंह का नहीं, यूपीए चीफ सोनिया गांधी का ही दिखा। 2009 में बांद्रा वर्ली सीलिंग का इनॉग्रेशन हुआ तो फोटो फ्रेम में सोनिया ही दिखी, पट्टी पर नाम भी उन्हीं का छपा। तो क्या मोदी पर उंगली उठाने से पहले कांग्रेस को इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए कि जब सोनिया गांधी किसी संवैधानिक पद पर थी ही नहीं तो फिर हर जगह उन्हीं के नाम का डंका क्यों बजता रहा? गांधी परिवार ही हर जगह इनॉग्रेशन क्यों करता रहा? पूरा बवाल ही यही है। चूंकि नई संसद बनाने का प्लान, उसका एग्जीक्यूशन, उसे रिकॉर्ड समय में खड़ा कर देना, यह सब मोदी ने ही मुमकिन किया। मोदी विरोधी खेमे को इसीलिए इतना तीखा लगा। पूरे देश की जनता चाहती है कि नए भारत के निर्माण में लोकतंत्र का मंदिर भी नया बने। नई संसद के अंदर नए भारत की रचना के लिए मनन हो, चिंतन हो, चर्चा हो, मगर आप तो प्रधानमंत्री जी को बोलने भी। और मैं आज कहना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं ये भारत के 130 करोड़ लोग देख रहे हैं। और अगले चुनाव में जब मैंडेट लेने जाएंगे, इस वक्त विपक्ष का स्टेटस चला गया है, अगले बार इतनी भी सीटें नहीं आएगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार। ये नकारात्मक दृष्टिकोण, ये वक्र दृष्टि कभी देश का भला नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी ने हम विपक्ष में बैठे तब भी आपका सम्मान किया। कई सालों तक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई और दो बार पूर्ण बहुमत से चुनने के बाद भी आप देश के प्रधानमंत्री जी का सहयोग नहीं कर रहे हो। ये भारत की जनता के जनादेश का अपमान है। और जो दल कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वालों के रास्ते पर चलोगे तो कांग्रेस जैसी ही स्थिति होगी, इससे अच्छी स्थिति नहीं। एक फैक्ट यह भी है कि कांग्रेस उस कल्चर से बिलोंग करती है जिसमें फाउंडेशन स्टोन रखने से भूमि पूजन के बीच महीने 2 महीने नहीं 7 साल का गैप हुआ करता था। सबूत आपके सामने है। राजीव गांधी ने जिस संसदीय ज्ञानपीठ का शिलान्यास 1987 में किया, उसका भूमि पूजन 1994 में शिवराज पाटिल ने किया। चूंकि मोदी ने 9 साल में यह पूरा का पूरा वर्क कल्चर ही बदल दिया, न्यू इंडिया को न्यू अंदाज में खड़ा किया है, हेट मोदी ब्रिगेड को यही बात नहीं पच रही। उस भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा भी ये बयानबाजी है। ऐसा नहीं कि इस प्रकार के गौरवशाली क्षण को जो आज विपक्ष के बयानों से विवादित करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। मुझे लगता है कि यह देश इस प्रकार की बातों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस और उनके साथ जो पार्टियां बहिष्कार कर रही है, उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। इन नेताओं का दोगलापन देखिए। ये कहते हैं कि राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन करना चाहिए और इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं। सोनिया जी ने छत्तीसगढ़ की विधानसभा का शिलान्यास किया। उस समय सोनिया जी तो मात्र संसद सदस्य थी, किसी पद पर नहीं थी। फिर तब बहिष्कार क्यों नहीं हुआ? तब राज्यपाल जी की याद क्यों नहीं आई? तो जब ये करेंगे तो लोकतांत्रिक और प्रधानमंत्री मोदी जी जब नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं और जन जन की आस्था का प्रतीक इस प्रकार का संसद भवन जिसको देखकर पूरी दुनिया अचंभित है, ऐसे समय बहिष्कार की बात करना दोगलापन है। ये लोकतंत्र विरोधी है। इनको देश के साथ कोई लेन देन नहीं, देश के संविधान के साथ लेन देन नहीं, देश के लोकतंत्र के साथ लेन देन नहीं। ये केवल कुर्सी के लिए
राजनीति करने वाले लोग हैं। 21 पार्टियां तो इनॉग्रेशन में जाने से इनकार कर चुकी हैं, लेकिन मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो एंटी मोदी मोर्चे के स्टैंड से इत्तेफाक नहीं रखती। मायावती ने यह तक कहा है कि नई संसद के बहिष्कार का मुद्दा बेवजह उठाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा ने भी कहा है कि वो नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यानी एक तरफ बॉयकॉट करने वाली 21 पार्टियां हैं, तो दूसरी तरफ इनॉग्रेशन में जाने वाली कुल 25 पार्टियां हैं, जिसमें एनडीए और नॉन एनडीए दल शामिल हैं। ये लोग तो जिस समय संसद भवन का शिलान्यास रखा जा रहा था, उस समय भी विरोध किया था, उस समय दूसरा आरोप लगाया था, तो और अब भी दूसरे आरोप लगा रहे हैं। हमारे गांव की कहावत है, रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ा खुट्टी। तो अब वो गाली देना है मोदी जी को, तो संसद के नाम पर। किसी को पेट में दर्द है, किसी को कहीं जख्म है, और सब इसी बहाने कोई प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, वो हैं, और कोई शाही परिवार है। लेकिन हेट मोदी ब्रिगेड को अब इन पार्टियों से भी दिक्कत होने लगी है। कांग्रेस की प्रवक्ता का ट्वीट पढ़ लीजिए, मोदी से नफरत किस लेवल पर पहुंच गई है। हर दिन जो प्राइम मिनिस्टर नई नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, ये कोई देश के लिए अच्छी बात है? क्या ये कोई समझदारी की बात है? तो आप कैसा फंक्शन करना चाहते हो? आप ये दिखाना चाहते हो देश को कि आपने बनाई बिल्डिंग? हायरार्की को आप खत्म कर देके अपने आप को सबसे आगे आप रख दे रहे हैं, और जैसा करेंगे जैसा इनका हर चीज इन्हीं का है। नया उद्घाटन अगर होने जा रहा है तो हमारा विरोध होने का कारण नहीं। आपने राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति संसद की प्रमुख है, लोकतंत्र की प्रमुख है, संविधान की प्रमुख है। एक लाइन में पूरी कहानी समझें तो मोदी से दिक्कत है, इसीलिए मोदी हटाओ मोर्चा इतनी मशक्कत कर रहा है। लेकिन अब की बार तो मोदी ने भी अग्रेसिव लाइन ले ली है। दुनिया मोदी को बॉस कह रही है, और अब मोदी द बॉस के तेवर उनके विरोधी भी देख रहे हैं। यह लड़ाई खुल्लम खुल्ला शुरू हो चुकी है, और फिलहाल तो लीड मोदी ने ही ले रखी है। सिडनी के कम्युनिटी रिसेप्शन पे वहां के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि मोदी जी यू आर दी बॉस, ये अपने आप में बताता है कि आज भारत की बदलती छवि और आपकी शख्सियत के कारण किस तरीके से भारत को देखने का नजरिया बदला है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि जब आप ऑस्ट्रेलिया की धरती पर थे, तो उसी समय आपसे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री सिर्फ मिलने के लिए न्यूजीलैंड से वो आ करके ऑस्ट्रेलिया में आपसे मिले। यह भी भारत की और आपकी शख्सियत के बारे में, जो भारत को आपने स्थान दिया है, उसके बारे में बताता है। यह सब कुछ जो हासिल हुआ है, वह आपकी कड़ी तपस्या, मेहनत, जिस तरीके से आपने हर पल भारत के पक्ष को मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखा है, यह उसका नतीजा है जो हमको आज यह बदलाव देखने को मिलता है। नई संसद का उद्घाटन समारोह बिल्कुल विधि विधान से होगा। अभिमंत्रित पवित्र सेंगोल को स्पीकर के आसन के बगल में स्थापित किया जाएगा। सोचिए, आज जो पार्टी विपक्ष में बैठी है, संसद के समारोह का बहिष्कार कर रही है, राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू जी को यह अभिमंत्रित सेंगोल दिया गया था, लेकिन 1947 से 2023 तक इस राजदंड का जिक्र इतिहास से मिटा दिया गया। सुनकर आप चौंक जाएंगे। पवित्र राजदंड को संग्रहालय में नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक बताकर रख दिया गया। सोचिए, जिस राजदंड को हाथ में लेकर उस वक्त के प्रधानमंत्री ने सत्ता ग्रहण की थी, उसे नेहरू जी की टहलने वाली सुनहरी छड़ी बता दिया गया। इतनी बड़ी गलती हुई, फिर यह भूल सुधार कैसे हुई? नरेंद्र मोदी ने कैसे राजदंड को ढूंढ निकाला और अब यह संसद तक कैसे पहुंच रहा है? सारी एक्सक्लूसिव जानकारी इस रिपोर्ट में।
14 अगस्त 1947 की रात 11:45 यानी आजादी मिलने से 15 मिनट पहले मठ के पुजारी ने राजदंड माउंटबेटन को दिया। इसके बाद राजदंड पर पवित्र जल छिड़का गया। पुजारी ने वहां शैव समाज के संत थिरुगनाना सांबंथर के लिखे भजन गाए और फिर उसे पंडित नेहरू को भेंट किया गया। इसके बाद नेहरू के माथे पर राख लगाकर माला पहनाई गई और पुजारी ने भजन का आखिरी छंद गाकर पूरा किया। आखिरी पंक्तियां थी, आदि आर्गल वैनिल अरसलवार अनाई नमथे, यानी हम आज्ञा देते हैं कि उनकी विनम्रता स्वर्ग पर शासन करेगी। भव्य समारोह में अभिमंत्रित करके सेंगोल को जब पंडित नेहरू को सौंपा गया था तो ये एक पारंपरिक आयोजन भर नहीं था। सेंगोल महज एक चिन्ह नहीं था, इसके जरिए पूरे भारत पर सुशासन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन हुआ क्या? सेंगोल पंडित नेहरू का गिफ्ट बनकर रह गया। आजादी का सबसे पवित्र चिन्ह पंडित नेहरू का गोल्डन वॉकिंग स्टिक बनकर रह गया। म्यूजियम में सेंगोल रखा गया। उसके नीचे पर्ची पर यह लिखा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट में मिली सुनहरी वॉकिंग स्टिक। जरा सोचिए, जो सेंगोल भारत की संप्रभुता, ताकत और संस्कृति का प्रतीक था, वो किसी के लिए महज एक गिफ्ट बनकर रह गया। 75 साल बाद 28 मई 2023 के दिन वो स्वर्णिम इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। उस गौरवशाली परंपरा की इबारत लिखी जाएगी। आजादी के सबसे पवित्र चिन्ह को सबसे बड़ा स्थान, सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा। 14 अगस्त 1947 के बाद से अब तक इन 75 सालों में सेंगोल की तस्वीर शायद ही किसी ने देखी होगी और शायद ही किसी ने चर्चा की। लेकिन 75 साल बाद जब नई संसद के उद्घाटन के लिए किसी खास चीज की चर्चा हुई, तब पहली बार सेंगोल का जिक्र सामने आया। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी को यह बात पता चली, सेंगोल की तलाश शुरू हुई। सेंगोल का नाम क्या आपने पहले कभी सुना था? सेंगोल के बारे में क्या कभी सर्च इंजन पर सर्च किया था? यकीन मानिए, इतने बड़े देश में सेंगोल के बारे में तब पता करना शुरू हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जिक्र किया और कहा कि जब 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा तो वहां सेंगोल लगाया जाएगा। आखिर सेंगोल में ऐसा क्या है, वो क्यों लगाया जाएगा? तब जाके सर्च इंजन पर सेंगोल के बारे में जानकारियां ली जाने लगी। वो सेंगोल जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1.5 साल पहले बताया गया था और तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जब नया संसद भवन बनेगा तब वहां पर सेंगोल लगाया जाएगा। भारत का राजदंड जो पंडित नेहरू की गोल्डन वॉकिंग स्टिक बन गया, भारत का राजदंड जो पंडित नेहरू को तोहफा बना दिया गया, 75 साल बाद उसकी तलाश क्यों शुरू की गई? नई संसद में उसको स्थापित करने की बात कहां से आई? ये किसका आइडिया था कि सेंगोल को संसद में लगाया जाए और वो भी स्पीकर के बिल्कुल बगल में? अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल की जानकारी कैसे हुई? दरअसल संसद के नए भवन के उद्घाटन के वक्त भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए किसी ऐसे प्रतीक की तलाश की जा रही थी जो भारत की संस्कृति, भारत के राजधर्म और भारत की ताकत की सही से व्याख्या कर सके। जब संसद का नया भवन बनकर तैयार हो रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी बारीकियों पर नजर बनाए हुए थे। करीब 1.5 साल पहले किसी अधिकारी या विशेषज्ञ ने प्रधानमंत्री के सामने सेंगोल का जिक्र किया। बस फिर क्या था, प्रधानमंत्री को ये बात जम गई। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई सोच, नई खोज को तलाशने या तराशने वाली शख्सियत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफसरों से सेंगोल की खोज करने और उसकी जांच करने का कहा। जब अफसरों ने सेंगोल के बारे में जानकारियां इकट्ठा की तो सेंगोल के इतिहास का पता तमिलनाडु के मठों में, तमिलनाडु की धार्मिक किताबों में, तमिलनाडु सरकार के दस्तावेजों में जिक्र तो मिल रहा था, जिसमें साफ साफ लिखा गया है। सेंगोल शब्द तमिल के सेम्मई शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ नीति पारायणता होता है। इसे तमिलनाडु के एक प्रमुख धार्मिक मठ के मुख्य अधीनम पुरोहितों का आशीर्वाद मिला हुआ है।
और सेंगोल एक राजा दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए प्रतीक के तौर पर देता है। तमिलनाडु सरकार के दस्तावेजों में यह जिक्र मिला कि नेहरू को जब भारत की सत्ता सौंपी गई तब सेंगोल दिया गया। लेकिन सवाल है कि वो सेंगोल है कहां, जो भारत की आजादी के सत्ता हस्तांतरण का सबसे बड़ा सबूत था। प्रधानमंत्री इसलिए भी सेंगोल को ढूंढना चाह रहे थे क्योंकि इसका सीधा संबंध 14 अगस्त 1947 से था, जब अंग्रेजों ने भारत को सत्ता सौंपी थी। वो कहानी आगे बताएंगे, क्योंकि उससे भी बड़ी चुनौती थी इस सेंगोल को ढूंढना, वो भी तब जब ना तो कोई लिखित डॉक्यूमेंट मौजूद था और ना ही कोई चश्मदीद। इसकी खोज टेढ़ी खीर बनती जा रही थी। पुराने राज्य रजवाड़ों के तहखानों और संग्रहालयों की खोज की गई, उसमें तलाशी की गई, सभी संग्रहालयों को खंगाला गया, लेकिन कोई सुराग नहीं। सेंगोल की खोज करने वालों को सबसे ज्यादा उम्मीद तीन मूर्ति भवन से थी। तीन मूर्ति भवन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आवास था, जिसे उनकी मृत्यु के बाद नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी में बदल दिया गया था। आजादी के वक्त लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत सौंपने के प्रतीक चिन्ह के तौर पर सेंगोल दिया था। इसीलिए ये उम्मीद थी कि शायद तीन मूर्ति भवन से सेंगोल का कोई क्लू मिल जाए। लेकिन चुनौती तब और बढ़ गई जब तीन मूर्ति भवन से भी सेंगोल का कोई क्लू नहीं मिला। इस बीच सेंगोल की तलाश में अफसर और भारत सरकार की रिसर्च टीम नेशनल आर्काइव के रिकॉर्ड में पंडित नेहरू को दिए गए सेंगोल की जानकारी जुटाने में लग गई। देश भर के सभी म्यूजियम से सेंगोल के बारे में जानकारी मंगाई गई, लेकिन सेंगोल कहां है इसकी पुख्ता डिटेल नहीं मिल रही थी। हालांकि सेंगोल होता क्या है, उसके महत्व के बारे में कई रिकॉर्ड अफसरों को मिल रहे थे। जैसे जैसे सेंगोल का महत्व और पता चल रहा था, वैसे ही उसका मिलना और भी जरूरी हो गया था। प्रधानमंत्री जी सेंगोल का पता जल्द से जल्द लगाना चाह रहे थे। उसके बारे में जानकारी 3 महीने पहले मिली, जब प्रयागराज संग्रहालय में काम करने वाले कर्मचारी ने तलाश करने वालों को बताया कि दंड जैसी एक वस्तु संग्रहालय के कोने में रखी हुई है। अब वो सेंगोल है कुछ और, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जैसे ही पहले क्लू मिला तो सेंगोल के बारे में जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट्स को प्रयागराज भेजा गया, जहां सेंगोल जैसी दिखने वाली आकृति दयनीय स्थिति में थी। पंडित नेहरू को समारोह में सेंगोल दिया गया। सेंगोल का बहुत पुराना अतीत है, जिसमें सेंगोल एक जिम्मेदारी है। लेकिन हुआ क्या? सत्ता हस्तांतरण सेरेमनी राजदंड इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया। 1978 में कांचीमठ के महापेरियावा ने इस घटना को एक शिष्य को बताया, जिसने बाद में इसे प्रकाशित किया था। कहानी को तमिल मीडिया ने वरीयता दी और जीवित रखा। ये बात पिछले साल तमिलनाडु में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक बार फिर सामने आई। सच्चाई तो ये है कि जिस सेंगोल को मोदी संसद के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित करने जा रहे हैं, उस सेंगोल की कीमत पंडित नेहरू के लिए तोहफे से ज्यादा नहीं थी। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, प्रयागराज म्यूजियम के क्यूरेटर को सुनिए, सब समझ जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन लगवाया था और उन्होंने उस समय जो है अपने कुछ ऑब्जेक्ट जो है, जो उनके पास कलेक्शन था, वो इलाहाबाद म्यूजियम को डोनेट करने की बात कही थी। और उन्होंने उस समय के जो क्यूरेटर थे डॉक्टर एस सी काला जी से कहा कि हमारा कलेक्शन आप इलाहाबाद म्यूजियम के लिए दे दीजिए। तब उन्होंने एस सी काला जी ने एक उनकी ऑब्जेक्ट की एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में ये गोल्डन स्टिक हमारे यहाँ आई और ये इसी कक्ष में, ये नेहरू कलेक्शन कक्ष है, तो इसी गैलरी में ये जो है यहाँ पर डिस्प्ले में थी। जिस दिन सेंगोल के बारे में जानकारी मिली, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया कि इस पवित्र प्रतीक चिन्ह को उचित सम्मान और उचित स्थान दिया जाएगा, इसको किसी म्यूजियम में नहीं रखा जाएगा। इसके बाद चिंतन मंथन हुआ और यह तय हुआ कि देश की नई संसद में इसको स्थापित किया जाएगा। बाद में यह तय किया गया कि इस पवित्र प्रतीक चिन्ह की जगह लोकसभा अध्यक्ष के आसन के करीब होगी, जहां 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल को स्थापित करेंगे।
नई संसद में सेंगोल को स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा। पूरे विधि विधान से पीएम मोदी को सौंपा जाएगा। 15 अगस्त 1947 की भावना को दोहराते हुए वही समारोह 28 मई 2023 को नई दिल्ली में संसद परिसर में दोहराया जाएगा। दिल्ली में इस मौके पर तमिलनाडु के कई अधिनियम के प्रणेता मौजूद रहेंगे, अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे और कोलारू पदिगम गाएंगे। सेंगोल को गंगा जल से शुद्ध किया जाएगा, जैसा कि पहले किया गया था। 28 मई को सेंगोल को सबसे सर्वोच्च स्थान मिल जाएगा, लेकिन सवाल है कि सेंगोल का आइडिया आया कहां से? चोल वंश में सेंगोल राज्य हस्तांतरण की सबसे प्रचलित परंपरा थी। राजा के राज्याभिषेक के मौके पर चोल वंश के राजगुरु विधिवत पूजा के साथ मनोनीत राजा को सेंगोल देते थे, जिसके बाद सर्वसम्मति से यह मान लिया जाता था कि राजा को राज्यभार मिल गया है। चोल वंश में सेंगोल राष्ट्रीय कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। सेंगोल इस बात का प्रतीक था कि इसे ग्रहण करने वाले राजा निष्पक्ष और न्याय संगत राज्य चलाएंगे। आजादी के सबसे बड़े प्रतीक चिन्ह सेंगोल की परिकल्पना अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की उस बात के बाद सामने आई जब उन्होंने भारतीयों को उनका स्वराज कैसे सौंपा जाए, इस पर विचार करने की बात कही। अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे, लेकिन हस्तांतरण को यादगार बनाना चाहते थे। सवाल था इस गौरवशाली क्षण के लिए प्रतीक के तौर पर कौन सी रस्म निभाई जाए। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अपना यह सवाल रखा। पंडित नेहरू ने सी राजा गोपालाचारी के सामने यही सवाल रखा। राजा जी से इसका हल निकालने के लिए कहा गया। राजा जी की भारतीय परंपराओं और संस्कृति पर अच्छी पकड़ थी, उनके ज्ञान का लोग सम्मान करते थे। राजा जी को इसका समाधान भारत के गौरवशाली अतीत में मिला। जिसको आप सिंगोल कहते हैं, तमिल भाषा और तमिल संस्कृति में, वो संस्कृत में वो शब्द है, उसके लिए है धर्मदंड। यह इस बात का प्रतीक था कि कोई भी शासक यदि कार्य करेगा तो वो धर्म के अधीन होकर कार्य करेगा। धर्म का अर्थ हो गया कि जो कर्तव्य है, जो आपकी प्रेरणा, इसका मतलब जिसे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप कहते हैं आज की डेट में, कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप नहीं, कि मैं सत्ता का अधिकारी नहीं हूं, मैं सिर्फ सत्ता का एक संरक्षक हूं, वास्तविक शासक कोई और है, हमारे माना जाता था। महाराणा प्रताप ये मानते थे कि भगवान एक लिंग उनके शासक है और वो सिर्फ प्रतिनिधि हैं। उसी प्रकार त्रावणकोर के महाराजा ये मानते थे कि पद्मनाभ स्वामी उनके राजा हैं, वो सिर्फ प्रतिनिधि हैं। तो ये प्रतीक था, क्योंकि भारत की एक हम सिर्फ प्रतिनिधि हैं और दैवीय शक्ति और जनता की शक्ति का प्रतीक वह सिंगोल होता था, वह धर्मदंड होता था। 28 मई से पहले 27 मई को भी विपक्ष ने एक बायकॉट कार्यक्रम रखा है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत दिल्ली आ रहे हैं। कार्यक्रम बना लिया था, लेकिन थोड़ी देर पहले खबर आई गहलोत दिल्ली नहीं आ रहे हैं। 27 मई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हो रही है, इसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना है, लेकिन अब खबर आई है कि कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम नीति आयोग की इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। ममता बनर्जी पहले ही ना आने की बात कह चुकी हैं। अब कांग्रेस ने भी अपने मुख्यमंत्रियों को ना आने को कहा है। कल ही पायलट और गहलोत पर फैसला भी दिल्ली में होना था, कांग्रेस ने उसे भी टाल दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।